जय श्री राम। मेरे सभी सनातनी भाई और बहनों को स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए, चैनल को तो सब्सक्राइब आप कर देते हैं। चलिए आज का चलचित्र आरंभ करते हैं। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। थैंक यू सर। सर आपको अमिताभ का मतलब पता है? बदल दीजिए, बदला दूंगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक सेकंड, I'm proud of the association for marriage and my husband. I'm just saying. एक सेकंड। माननीय सदस्यगण, जो नाम इलेक्शन सर्टिफिकेट में आता है और जो यहाँ सबमिट किया जाता है उसके अंदर बदलाव की प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया का लाभ मैंने खुद उठाया था 1989 में। वो बदलाव की प्रक्रिया हमने हर सदस्य। No sir, I'm very proud. I'm very proud of my name and my husband and his achievement. And it signifies आभा जो मिट नहीं सकती। I'm very happy. So don't worry. ये ड्रामा आप लोगों ने नया शुरू किया, पहले नहीं था। One second. माननीय सदस्यगण, I had the occasion to go to France and I went to a hotel in Normandy, and it was informed to me by the management that every global icon, the photograph is shown there. I went through the staircase, photographs were shown, and Shri Amitabh Bachchan photograph was there. I certified, and that was in 2004 or so. So, ma'am, the entire nation is proud. Now, your supplementary number 4 to Shri Manohar Lal Khattar. सर इनके नाम के आगे इनकी पत्नी का नाम भी लगा दीजिए। क्या उसके बाद? एक सेकंड बताऊं आपको सर, ये बार मैंने सर, आई एम नॉट अगेंस्ट दिस, नहीं, बट दिस इज इनकरेक्ट सर। इट इज इनकरेक्ट बिकॉज अभी बिफोर दिस सब्जेक्ट। सुनो सर, प्लीज नहीं सुनिए, एक मैं बता रहा हूं, इस चीज का निर्णय मैं करता हूं, और मैंने आपको नाम से पुकारा था कि आप अपने सप्लीमेंट्री चार्ट पूछ सकें। जी, थैंक यू सर। एनीवे, आई विल नॉट prolong this whole discussion. किसका नाम साथ में जोड़े, तो कई बार मैंने मेरा इंट्रोडक्शन डॉक्टर सुदेश पति के नाम से दिया है, तो मैंने आपकी भावना का हमेशा आदर किया है। देख लीजिए, सुदेश मेरी वाइफ का नाम है। अच्छा, सॉरी सर, आई डिडंट। उन्होंने फिर सजेशन दे दिया कि मेरे नाम के साथ कुछ जोड़ा जाए। नहीं, उसका जवाब कहो तो मैं दे दूं। नहीं, वो मुश्किल है। मुझे इस काम के लिए अगले जन्म का इंतजार करना पड़ेगा। उससे पहले तो संभव है नहीं। ऑनरेबल मिनिस्टर, देयर इज एन एश्योरेंस कमिटी हियर। आपने एश्योरेंस दिया है, अगले जन्म में भी आपने ये अगर अगले जन्म संसदीय परंपरा के दायरे में अपने आप को डाल दिया है। सीना ठोक के कह सकते हो मोदी जी क्या बोलते थे। समझो, तुम सीना ठोक के कह सकते हो कि तुम्हारी राजमाता क्या करती थी। बार में डांस करती थी और मोदी जी के 10 लाख के सूट को टक्कर दे रही है राहुल गांधी जी की सिली हुई चप्पल। बेशकीमती हो चुकी है चप्पल, 10 लाख की कीमत लगाई गई है। और वो मोची उसकी तो किस्मत ही बदल गई रात। अभी बता भाई, अभी तूने गाड़ी में उंगली किया ना, अभी बता। तो तू चाट लेना चप्पल को जाकर, किसने मना किया है? वैसे मोदी जी के 10 लाख के सूट को टक्कर तो राजमाता के घुंघरू भी देते हैं। क्यों कांग्रेसी छबरन, सही कहा ना? कांग्रेसी अब्बा ने कहा मेरा बेटा देश का प्रधानमंत्री बनेगा। 70 साल से मैंने ये चश्मा पहन के रखा है, लेकिन अब मुझे बर्दाश्त नहीं होता। मैं चाहता हूँ ये गुलामी का चश्मा मैं उतार दूं, क्योंकि पिछले 70 साल से एक पार्टी और परिवार की गुलामी करते करते मेरा जीवन झंड हो गया है। क्या सोच है रे तेरी? कुछ दिन पहले भूपेंद्र जोगी ने सोशल मीडिया के ऊपर यह वीडियो अपलोड किया था। भाई तुम लोग ध्रुव राठी को जानते हो? नहीं भाई, मैं भी नहीं जानते भाई, यूट्यूब पे दिखता उसके बाद मजाक में बनाए गए इस वीडियो का परिणाम भी कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि भूपेंद्र जोगी के ऊपर अनजान लोगों ने एक साथ कई बार वार करते हुए उन्हें सीधे हॉस्पिटलाइज कर दिया। अब आप कनेक्शन ढूंढ पाओ या ना ढूंढ पाओ, ये तो आपके मंद बुद्धि का अल्प सा परिचय है। लोगों को गलत फैक्ट्स बताकर लोगों के मन के अंदर द्वेष भावना का निर्माण करने वाला यानी कि ध्रुव राठी, जब उसे कोई एक्सपोज करता है तो उसके ऊपर हमला होना ये तो आम बात है। इसीलिए इंडिया इन डिटेल्स नाम से यूट्यूब चैनल चलाने वाली कार्लिना गोस्वामी के ऊपर जब बार बार ध्रुव राठी को एक्सपोज किया गया, तब उसके ऊपर फ्रांस के अंदर, यूरोप के अंदर, जर्मनी के अंदर बार बार उनके गाड़ियों के ऊपर वार किया गया, और ऐसा वार किया गया वो वार सीधे सीधे जानलेवा था। आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि आपके सो कॉल्ड एजुकेटेड मास्टर को लगता है कि डिक्टेटरशिप तो इंडिया के अंदर है, आप नरेंद्र मोदी को कुछ भी कह सकते हो, लेकिन आपको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही आपके ऊपर कोई कुछ एक्शन लेगा। लेकिन आपको अगर कोई एक्सपोज करता है तो उसके ऊपर सीधे सीधे जानलेवा हमला कर देते हो। ध्रुव राठी और उनके चाले चपेटों, एक बात स्मरण रखना, अगर मर्द बनने का इतना ज्यादा शौक चढ़ा हुआ है तो एक बार अपने बाप को हम जैसे बजरंगियों के सामने लाना और हमारे प्रश्नों के उत्तर देने लायक बनाकर लाना। राम की सौगंध खाते हैं, हम केवल 10 प्रश्न पूछेंगे, उन 10 प्रश्नों के अंदर तुम्हारी सारी हेकड़ी ना निकाल दी तो हम भी
बजरंग जी ने। आज 5 अगस्त है, मोदी सरकार के बड़े फैसलों का दिन। आज ही के दिन धारा 370 को समाप्त किया गया था। आज ही के दिन राम मंदिर में शिलान्यास किया गया था और आज ही के दिन मोदी सरकार वक्फ एक्ट पर कैंची चला सकती है। क्या आप मोदी सरकार के इस निर्णय का समर्थन करेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर हाँ तो वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती है और आपकी खुशियों को देखकर पनौतियों की जलती है। जय जय श्री राम। गांधी कितने बड़े महात्मा थे आज बताता हूँ। बुढ़ापे में अपनी यौन उत्तेजना चेक करने के लिए वे बगैर वस्त्रों के महिलाओं के साथ सोते थे। उन्होंने अपने इस अनैतिक कृत्य को ब्रह्मचर्य के प्रयोग और महायज्ञ कहा था। उन्होंने अपने ये प्रयोग मुंह बोली बेटी अमतुसलाम, बहू आबाबहन, सेक्रेटरी की पत्नी कंचन, डॉक्टर सुशीला, जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती और अपनी पोती मनुबहन के साथ किए थे। शर्म करो, भगवान से डरो। किसी खास वजह के अलावा गांधी जी के कैंप में रात को किसी को ठहरने नहीं दिया जाता था। समझ रहे हो? इसके बारे में जानकर सबसे पहले सेवक परशुराम ने गांधी जी को छोड़ दिया। बाद में निर्मल बोस, किशोरी लाल और फिर नरहरि भी चले गए। मुझे अपने घर जाना है। जब सरदार पटेल को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने गांधी को धिक्कारते हुए ये सब बंद करने के लिए कहा। बंद करो यह नंगा नाच। इस पर गांधी ने कह दिया कि अगर सरदार पटेल भी उनका साथ छोड़ देंगे तब भी वे अपने प्रयोग जारी रखेंगे। एक बांग्लादेशी जिसका नाम है बोनी अमीन, वो बांग्लादेश से इंडिया आता है, फिर वो दिल्ली जाता है और दिल्ली में जाके यूरोप के लिए वीजा अप्लाई करता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। बताओ जरा, इसका वीजा रिजेक्ट हो जाता है और फिर ये दिल्ली में ही रहने लगता है और वहाँ पे बिरयानी बेचने लगता है। তো তুমি ভিসা লাগিয়ে আসি এখন বাদে তুমি এখন বাদ দিতেছো তাই না? बिरयानी बेचता বিরিয়ানি বেচতেছো ভিসার জন্য এসে বিরিয়ানি বিক্রি করছে প্রিয় বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন। कहाँ के रहने वाले हैं? कौन से? हम बांग्लादेश के। बांग्लादेश से। आप कहाँ से? बांग्लादेश से। शाहीन बाग में आप बांग्लादेश से। आप बांग्लादेश से। आप कहाँ से? कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश से आए हुए हैं। सरकार आप कहाँ से आए हुए हैं? बांग्लादेश। 2016 में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में बताया था कि हमारे देश के अंदर अभी 2 करोड़ से ज्यादा इलीगल बांग्लादेशी लोग रह रहे हैं। 2016 में अगर 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी थे तो 2024 में 8 साल के बाद अभी कितने बांग्लादेशी हैं? अभी कुछ दिनों से बांग्लादेश के अंदर बहुत ज्यादा हालत खराब है। वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बहुत सारे जो रेडिकल्स हैं वो वायलेंस कर रहे हैं। अब जब वहाँ की आर्मी ने, वहाँ की पुलिस ने ऐसे लोगों को मारना पीटना शुरू किया, उनको खदेड़ना शुरू किया, तो वो बांग्लादेश से भागकर वेस्ट बंगाल आने लगे। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? इसके ऊपर ममता बनर्जी का कहना था कि बांग्लादेश की दूसरी कंट्री है तो उसके ऊपर मैं कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन जो भी अफेक्टेड लोग हैं जो बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल में आ रहे हैं, हम उनको हेल्प करेंगे, हम उनको शेल्टर प्रोवाइड करेंगे। जिसके ऊपर बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना ने खुद बोला कि अगर ममता बनर्जी ऐसा कर रही है तो ये बहुत गलत बात है और इस चीज का फायदा जो आतंकवादी है वो उठा सकते हैं और देश में घुस सकते हैं। मतलब बताओ जरा कि हमारे देश की जो फिक्र है वो दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर को है, लेकिन हमारे देश में जो एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर है उनको इस बात की कोई परवाह नहीं है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत लोग आके ये बोल देते हैं कि नेहरू मुसलमान थे। आपके पास कोई प्रूफ है? नहीं है ना? No, God, please, no! मेरे पास है, मैं बताती हूँ। एक हिस्टोरियन है एम के अग्रवाल, उनकी एक बुक है फ्रॉम भारत टू इंडिया, द रेप ऑफ क्राइसी। इस बुक के पेज नंबर 459 एंड 60 में लिखा है 1857 की जो पहली फ्रीडम फाइट थी अंग्रेजों के खिलाफ, मंगल पांडे वाली, उस टाइम पे मुगलों का जो कोतवाल था उसका नाम था गयासुद्दीन गाजी। और ये जो कोतवाल की पोस्ट होती थी ये बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती थी। ये कभी भी किसी हिंदू को या नॉन मुस्लिम को नहीं दिया जाता था, ये मुसलमानों को ही दिया जाता था, क्योंकि उसके अंदर में ही पूरी पुलिस फोर्स होती थी, तो इसलिए उसका विश्वास पात्र होना जरूरी था। फिर डीयू के एक सोशल साइंटिस्ट हुए मनोज कुमार सिंह, उन्होंने अपनी किताब इनसाइक्लोपीडिया ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के वॉल्यूम 13 में इसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया है। 1857 में जब ब्रिटिशर्स एक मुगल सैनिक को पकड़ के मार रहे थे तब गयासुद्दीन गाजी भागकर आगरा जेल में, वहां जाकर इन्होंने अपना नाम रखा गंगाधर नेहरू। इसी गंगाधर नेहरू के तीसरे या चौथे बेटे थे मोतीलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू के बेटे थे जवाहरलाल नेहरू। ऑन रिकॉर्ड जो लास्ट कोतवाल बताया गया है वो गंगाधर नेहरू को बताया गया। तो गंगाधर नेहरू के हिंदू होने के चांसेस इसलिए भी कम हो जाते हैं। इवन जवाहरलाल नेहरू के पर्सनल सेक्रेटरी एम ओ मैथई ने अपनी बुक रेमिनेंट्स ऑफ नेहरू में लिखा है कि नेहरू परिवार इस्लामिक था और संजय गांधी का सर्कमसीजन भी हुआ था एंड निकाहनामे पे इंदिरा गांधी का नाम मैमूना बेगम था और जवाहरलाल नेहरू की माँ का नाम थुसु रहमानी था, जिसको बाद में बदलकर स्वरूप रानी कर दिया था। ओवरऑल इन एविडेंसेस के आधार पर ये लगता है कि शायद वो मुसलमान थे। एक स्पेशल झुंड का व्यक्ति पहले एक दलित हिंदू लड़की को बहलाता है और उसे अपना नाम आर्यन और पोस्ट पुलिस इंस्पेक्टर बताकर बहुत बढ़िया से प्लानिंग करके उसे प्रेम जाल में फंसाता है। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। और उसके घर वालों को मनाकर शादी करने बारात तक लेकर पहुंच जाता है। तो तुम्हें पता नहीं है कौन है? लेकिन शादी होते होते उसकी पोल खुल जाती है और वो आर्यन से तबरेज बन जाता है। फिर दुल्हन क्या पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। ये लव जिहाद का मामला देख सबने अपना सिर पकड़ लिया और कहा हाय अब हम भी समझ गए इनकी जालसाजी। तो आप कब समझोगी हिंदू लड़कियों? बस हवा निकल गई। अरे वक्फ बोर्ड वाले लोग इतनी पीड़ित माइनॉरिटी के लोग हैं यार, थोड़ी जमीन अगर लेना चाहते तो लेने, तो क्या तकलीफ है? सर वक्फ बोर्ड ने आपके पिताजी का घर क्लेम कर लिया, अच्छा कोई नहीं यार, सेक्युलरिज्म के लिए इतना बलिदान तो दे ही सकते हैं। सर वक्फ बोर्ड ने आपकी गाड़ी भी क्लेम कर ली, चलो कोई नहीं यार, सेक्युलरिज्म के लिए इतना बलिदान तो दे ही सकते हैं यार। आज डार्लिंग मैं और तुम पनीर की सब्जी मिलकर बनाते हैं, बड़ा मजा आएगा। वे ये सब्जी की दुकान कहाँ गई? अरे वो सर कल ही वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर लिया उसको। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। चलो ठीक है भाई, दे देंगे बलिदान सेक्युलरिज्म के लिए। चलो यार डार्लिंग घर चल। डार्लिंग अरे कहाँ गई? सर वक्फ बोर्ड ने कोई नहीं सर, सेक्युलरिज्म के लिए बलिदान समझ लो। मैं निकलना यहाँ से मादर। यार एक चीज बताओ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में
बहुमत ज़्यादा अदर कम्युनिटी के हैं तो वहाँ पर सनातन बोर्ड नहीं बन पाया कभी। लेकिन भारत में हमारी 80 to 85% आबादी होने के बाद भी वक्फ बोर्ड कैसे बन गया? किसने बनवाया? और क्या साजिश है इसके पीछे? आप समझो, दिमाग लगाओ आप। जिन्हें नहीं पता वक्फ बोर्ड क्या है, मैं बता दूं आपको। कांग्रेस ने ये लॉ बनाया था कि अगर उन्होंने कह दिया कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है तो आप कुछ नहीं कर सकते, ना आप हाई कोर्ट जा सकते हो ना सुप्रीम कोर्ट, आपको जाना होगा वक्फ बोर्ड में ही। और अगर वो कहेंगे कि हाँ ये तुम्हारी है, ले सकते हो, तो ही आपका हक है, वरना नहीं। इवन केजरीवाल जी कहते हैं कि अंबानी का घर भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में आता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। बंबई के अंदर इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है, बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। गलत तो नहीं क्या? वहां की सरकार की हिम्मत नहीं है जो उसको कुछ कर दे। हमारी सरकार अगर वहां होती उसकी प्रॉपर्टी तोड़वा देती। तन मन धन से केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। दोस्तों, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी कितनी है आप खुद ही देख रहे हो इस वीडियो में। दुनिया में वक्फ के जो मेन हब्स माने जाते हैं वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, टर्की और सीरिया, फलस्तीन और मक्का, मदीना, ये मेन हब्स माने जाते हैं। उसमें सबसे पहला नंबर हिंदुस्तान का है, जहां सबसे ज्यादा जायदादें वक्फ की हैं। स्ट्रक्चर कमेटी ने रिपोर्ट में मौजूद है कि जो एस्टिमेशन क्या है वक्फ की जायदादों का, वो 60 लाख एकड़, 6 मिलियन एकड़, यानी 24,280 स्क्वायर किलोमीटर की जायदाद है हिंदुस्तान में। 24,280 स्क्वायर किलोमीटर, ये कितना बड़ा रकबा है आप अंदाजा इसका इससे लगा लीजिए कि जो केरला है, केरला का रकबा 38,863 स्क्वायर किलोमीटर है। 60 लाख एकड़ और 24,280 स्क्वायर किलोमीटर। जाहिर है कि बहुत सी जायदादें तो खत्म भी हो गई हैं। उन्होंने स्ट्रक्चर कमेटी के जमाने में जो रिकॉर्ड्स उनके पास अवेलेबल थे उसकी बुनियाद पर एस्टिमेशन किया है, तो केरला का रकबा 38,863 स्क्वायर किलोमीटर है तकरीबन। यही नहीं, अभी और सुनिए। आधा पंजाब ये हिंदुस्तान में वक्फ की जायदाद है। दुनिया कैमरा बंद कर, काट डालूंगा। इसको बोलो बंद करे। कैमरा बंद कर, काट। नो नो नो, नहीं जानते। ऐसा है, सुनो, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। बस कमीने मरते हैं तो एक कुत्ता पैदा होता है। जब 100 कुत्ते मरते हैं तो एक सूअर पैदा होता है। और जब 1000 सूअर मरते हैं तो एक भड़वा पैदा होता है। और जब 1 लाख भड़वे मरते हैं तब तो जैसा एक गंदा नेता पैदा होता है। आगे स्वाद। आज पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा रिग्रेट हो रहा होगा तो वो अयोध्या वासियों को हो रहा होगा। फैजाबाद सीट से जिस इंसान को एमपी बना करके अयोध्या वासियों ने संसद में भेजा है, उस इंसान का उठना बैठना कैसे लोगों के साथ है आप देख सकते हैं। ये इंसान है, इसका नाम है मोहित खान। इस पर आरोप है कि इसने 12 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म किया। 2 महीने से दुष्कर्म कर रहा था, लगातार वीडियोस बना रहा था, उसको ब्लैकमेल कर रहा था। और बाद में जब उस लड़की का मेडिकल कराया गया तो पाया गया कि वो गर्भवती हो चुकी है। उस लड़की ने जब घर में बताया तब बात खुलकर के सामने आई। और इस पार्टी के जो संयोजक हैं अखिलेश यादव, उन्होंने ट्वीट करके बोला है कि भाई इसका तो डीएनए जांच कराना चाहिए, क्या पता बात सच है झूठ है कैसी हो। इसका विरोध करने के बजाय आज ये पार्टी इसको बचा रही है, उसका सिर्फ एक ही मकसद है, वो है वोट बैंक पॉलिटिक्स। ये वही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने इस इंसान को, अवधेश प्रसाद को, बोला था कि ये अयोध्या का राजा है। हम तो सुनते थे कि अयोध्या के राजा श्री राम थे, लेकिन इसको एज अ ट्रॉफी बना करके हर जगह घूम रहे हैं कि जैसे बीजेपी को कितनी बड़ी पटकनी दे दी। और इसका उठना बैठना किसके साथ है आप देख सकते हैं। ये तो तब है जब इनकी सरकार नहीं है उत्तर प्रदेश में। सोचिए सरकार होती तो ये मामला सामने भी नहीं आता। और जो लोग उत्तर प्रदेश की सरकार सपा के शासन में देख चुके हैं, उन्हें पता है कि शाम को 6 बजे के बाद लड़कियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था। और उन्हें यह भी पता है कि अगर कोई कास्ट विशेष का है या धर्म विशेष का है तो उसकी कभी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराई जाती थी, चाहे वो कितना भी बड़ा अपराध कर दे। सपा वाले कह देते थे कि भाई लड़के हैं, गलती हो जाती है। जेन जी को यह समझने की आवश्यकता है। इसके खिलाफ हालांकि कार्रवाई की जा चुकी है, बुलडोजर चल चुका है। इसके जितने भी अवैध कंस्ट्रक्शन थे, जिन जिन जमीनों पर इसने कब्जा किया हुआ था, उन सबको इससे छीना जा रहा है। लेकिन ये तो सिर्फ एक नुमाइंदा है। सोचिए ऐसे कितने होंगे जो बिल में छुपे होंगे। जो काम सरकार को करना चाहिए वो काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। वायनाड में जिन लोगों का घर टूटा है उनके लिए 100 से ज्यादा घर बनाएगी कांग्रेस पार्टी। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। अभी तूने गाड़ी में किया ना, अभी बता दे। गांधी इटली के बाहर डांस से लाएगा पैसा 100 घरों का। अरे मोदी सरकार का पैसा लगेगा उसमें भी। और ऐसे भी मोदी जी तो 3 करोड़ घर नए बनवा रहे हैं। हाँ, राहुल गांधी कुछ बनवाना हो तो एक पागल खाना बनवाओ ताकि तू जैसे चमची को एडमिट करा दे। कुछ भी आओ सोशल मीडिया पे भोंकने चल जाओ चमची। जिन सज्जन का नाम लेने से डर रहे थे, उन सज्जन का नाम राजदीप सरदेसाई है। अब मैं आपको बताता हूं असली गोदी मीडिया कैसा होता है। आप अपने किसी रिपोर्टर को भेजेंगे किसी स्टिंग ऑपरेशन के लिए, आपको मालूम होगा मेरा ये रिपोर्टर आके जो रिपोर्ट देता है वो सच है झूठ है, वो आपको झूठ आके नहीं बोलेगा। 2008 में आपको अच्छी तरह से याद होगा कैश फॉर वोट हुआ था। उस वक्त न्यूक्लियर डील हुई थी अमेरिका के साथ और लेफ्ट जो वामपंथी थे उन्होंने सरकार से हाथ खींच लिए थे। उस वक्त जो है सरकार 2008 में गिर जाती। कांग्रेस ने कुछ सांसदों की खरीद फरोख्त की जिसमें अमर सिंह और ये लोग, इन लोगों का पूरा हाथ था। इसकी पूरी सूचना मिली राजदीप सरदेसाई को। अगर वो स्टिंग ऑपरेशन चल जाता, वो सरकार 2008 में उसी दिन गिर जाती। लेकिन राजदीप सरदेसाई जी ने क्या कहा, मैं अपने रिपोर्टर की रिपोर्ट चेक करूंगा उसके बाद चलाऊंगा। और उस दिन मनमोहन सिंह की सरकार बच गई। उसके 5 या 6 महीने बाद राजदीप सरदेसाई जी को पद्मश्री से नवाजा जाता है। ये क्या बात हुई? इनके 2 बच्चे होने दे, 2 क्यों ना दे? अल्लाह की देन है, अल्लाह की देन है, अल्लाह कितना देंगे उसके लिए जाएगा। हमें योगी से क्या, हमें योगी दादा का खाना है।
कौन है ये लोग? जितने भी 10 हो 12 हो 25 हो जितने भी हो